राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले लें। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट लॉ पे आते हैं, जो तुमने बहुत बार पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ सर, मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही है। थोड़ा अपन कुछ एक्स्ट्रा नया सीखेंगे इसके अंदर। क्या चीज़ है ये, किसने बताया था, उसका नाम है यहाँ पे एंटोनी लेवोजियर ने। कब बताया था वो लिख रखा है। हाँ, किया क्या था वो देख लो, ये वर्ड याद रखना। ये जो है एंटोनी लेवोजियर ने, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कंबसन रिएक्शन की स्टडी की थी जिसमें बर्निंग होती है। कंबसन मतलब बर्न करना, जला देना। तो बहुत सारी कंबसन रिएक्शन की स्टडी की, उसके बाद में इस लॉ को उन्होंने बता रहा था। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत ईजी है। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, फिजिकल और केमिकल जितने भी चेंज है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। बेसिक लॉ है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी को लिखने एक तरीका और भी है, वो यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो चेंज इन, नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल वाला हो या केमिकल वाला हो, उसके अंदर मास चेंज नहीं होगा, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो सर ये तो सबको पता ही है। चलो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक लिख रखा है यहाँ पे फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या हो रहा है, आइस अपनी फेज को चेंज कर रहा है। सॉलिड से किस में जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आइस 20 ग्राम था तो ये भी 20 ग्राम ही रहेगा। देखो वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं मास की बात कर रहा हूँ। मास जितना इसका था उतना ही इसका होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक केमिकल प्रोसेस लिखा है यहाँ पे, केमिकल चेंज। एक रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, केमिकल चेंज बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो। H2O2 से बन रहा है H2O। तो 2 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम O2 से, और 18 ग्राम वाटर को फॉर्म कर रहा है। तो इनका टोटल मास कर दो, वही इसका आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई नई चीज़ अपन ने नहीं पढ़ी। बट यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, ये लॉ हमेशा वैलिड नहीं है। तो सर कहीं कहीं पे फेल भी होगा। कब फेल होगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनना। जैसे मान लो अभी जैसे कुछ टाइम पहले दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम पे तुमने पटाखे फोड़े होंगे, मैं भी फोड़ता हूँ। तो मान लो तुम लेके आ गए वो जिसमें वो थ्रेड लपेटी होती है, सुतली बम, वो लेके आ गए, रखा तुमने यहाँ पे, और माचिस को जला दिया। फिर क्या होगा, ऐसे फूटता है, बूम। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब सुनना वहाँ पे ध्यान से, इसको, ये जो बम था जिसको अपन फोड़ रहे थे, इस पटाखे को पहले अपन ने वेट मेजर कर दिया जलाने से पहले। ठीक है, और जब वो फूट गया तब उसका वेट मेजर किया। तो देखा होगा लास्ट में कोई थ्रेड वाला पार्ट कुछ बच जाता है। अच्छा, कुछ गैसेज निकली होगी, उनको मैं अगर कलेक्ट कर लूँ, सुनना ध्यान से, गैसेज को कलेक्ट कर दिया, और जो बच गया रेजिडियो उसको मैंने कलेक्ट कर दिया, उसका मैंने मास नोट किया, गैसेज का, रेजिडियो का। तो क्या वो वाला मास स्टार्टिंग वाले मास के इक्वल होगा? सोच के बताओ जरा। मतलब पटाखे को फोड़ने से पहले का मास, और पटाखे फोड़ने के बाद में जो बच गया वो, प्लस जो गैस में कन्वर्ट हो वो भी मिला दो। गैस में कन्वर्ट वो वाला पार्ट प्लस रेजिड्यू वाला पार्ट, क्या पहले वाले के इक्वल होगा? तो आंसर है नो, इक्वल नहीं होगा। सर इक्वल क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, बट तुम ट्राई करके देखना। हालांकि तुम गैस को मेजर नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली वहां पे वो इक्वल नहीं होता। अब रीजन सुनना। रीजन क्या है कि जो तुमने गैस दी वो तो मेजर कर लिया, ठीक है, कि गैस के अंदर कितना पार्ट है, कैसे भी करके, कैसे भी करके तुमने मेजर कर दिया। बचा हुआ पार्ट तुमने वेट मेजर कर दिया। लेकिन वहां पे कुछ चीज़ें और भी हुई है जो तुम मेजर नहीं कर पा रहे। सर क्या हुआ है, एक तो अपने आवाज़ आई है कानों में उसके फूटने से, और देखा होगा वहाँ जब बर्न हुआ तो कुछ लाइट भी आई है अपनी आइज तक, कुछ रेडिएशन भी निकले होंगे। तो लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये किसने बताया था? आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन था, E=mc²। वही चीज़ है। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके लिखा हुआ है, तुम्हें ध्यान रखना है इसको। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जहाँ पे न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ क्या आता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन। सिर्फ एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती,
सिर्फ मास भी कंजर्व नहीं होगा, दोनों मिलके कंजर्व रहते हैं। समझ रहे हो? तो हमेशा जब भी बोलो सिर्फ मास न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज हो जाता है, सिर्फ एनर्जी वो भी चेंज होती है। तो क्या हो गया, अल्टीमेट लॉ जो हमेशा वैलिड है वो है मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन। इसलिए आगे जाके तुम पढ़ोगे ये वाला लॉ, इस तरह से पढ़ेंगे, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मास भी कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी भी कन्वर्ट होती है मास के अंदर। यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। तो तुम्हें इन जनरल क्या याद रखना है, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन नो इवोल्यूशन ऑफ हीट और लाइट। अगर हीट और लाइट इवॉल्व नहीं हो रही है तब तक दिक्कत नहीं है, अगर हीट इवॉल्व हो रही है या लाइट इवॉल्व हो रही है इसका मतलब लॉ में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मास कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो साउंड की फॉर्म में हो, रेडिएशन की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, कैसे भी हो। अंडरस्टूड? तो ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी। आगे चले। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 20 ग्राम क्या लिया है, मैग्नीशियम। इसको अपन थोड़ा सा कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, कौन सा लूँ, यही ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको पूरा ही वाइट कर दो। ठीक है, इसके अंदर लगा दे मैग्नीशियम 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, हाँ सर ये 12 ग्राम है, ठीक है। रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सर ये ऑक्सीजन है, उससे कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम से। क्या बना रहा है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन क्या रहा है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कह रहा है इसका मास कितना होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है, नहीं सर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, बेसिक रिएक्शन टाइप की है, तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वही इसके प्रोडक्ट का मास होगा, सिंपल। तो आंसर कितना आएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम। देखो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मुझे ही पता है कि सर इतना ऐड करने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्ट तो हमेशा बेसिक से ही करेंगे। कितना आएगा, 12 + 8 दैट इज 20 ग्राम। कितना आएगा ये, 20 ग्राम। कोई नहीं, चिंता मत करो, अभी मैं लेवल बढ़ाऊंगा, अभी लेवल बढ़ेगा 1 बाय 1। स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा किया। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है अपने को, HgO से Hg+O2 बन रहा है, 20.1 ग्राम ऑफ HgO, ठीक है, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी। इसका मास दिया, इसका मास दिया, क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2। ये तुम्हें अभी करना है, ये अभी कर दो, और इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में 10-12 सेकंड लगने चाहिए, उतना ही टाइम होता है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ करना होगा, बेसिकली सिर्फ ऐड ही करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी से कर दो, अभी से अभी, अभी का अभी मुझे आंसर कमेंट कर लो कितना आएगा। इसका मास दिया, इसका मास दिया, इसका मास पूछ रहा है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो कर लोगे आराम से। इधर देखते हैं इसमें क्या है, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास दे रखा है 50 ग्राम, हीटेड इन एन ओपन कंटेनर प्रोड्यूसिंग 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट में से एक दिया हुआ है, रिलीजिंग CO2। तो मैं तुम्हें रिएक्शन बता देता हूँ, ये तुम्हें ही करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो ये इस तरह से, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना है, अभी कर दो जल्दी से। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन गिवन है, 25 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज मिक्स विथ 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, ठीक है। इफ द फाइनल रिजल्टिंग लिक्विड और सॉलिड रेजिड्यू इज वेट, लिक्विड सॉलिड दोनों का मिला के वेट कितना दिया है, 68.4 ग्राम दिया है। क्या पूछ रहा है, CO2, मतलब इन दोनों का मिला के मास दिया हुआ तुम्हें, सोडियम एसीटेट एंड वाटर का। किसका मास पूछ रहा है, CO2 को पूछ रहा है। तो रिएक्टेंट के इस साइड में से इनको माइनस कर देना, ये तुम अभी कर दो जल्दी से। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल भी है, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है मेरे को, क्योंकि क्या बहुत बार बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर थ्योरी समझ में आ जाती है, क्वेश्चन नहीं होते हमसे। ये बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर थ्योरी थ्योरी तो हो जाती है, क्वेश्चन करने बैठते तो होते नहीं हमसे। तो एक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तुम्हारा ब्रेक हो रखा है, तो उसको वापस बिल्ड करने का पर्पज़ है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक बार हैबिट बन जाएगी तुम्हारी, फिर तो अपन को टफ क्वेश्चन तो करना ही है। तो ये इसका आंसर जल्दी से तुम कमेंट कर लो, क्या आंसर आ रहा है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, अगर क्वेश्चन सही है तो। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन,
अ स्टूडेंट हीट्स 5 ग्राम ऑफ सॉलिड हाइड्रेट, ये एक सैंपल दिया है कोई, कितनी अमाउंट है इसकी 5 ग्राम, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड फाइंड द फाइनल एन हाइड्रस सॉलिड, जिसमें पानी नहीं है, उसका वेट कितना है 4.3 ग्राम। ये पहले दिया था 5 ग्राम, ये है 4.3 ग्राम, ठीक है। द स्टूडेंट कंक्लूडेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एलओसीएम का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट में लिखा है, इज वायलेटेड, ये कह रहा है कि ये लॉ वायलेट हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज मास डिक्रीजेज, ये कह रहा है सर पहले उतना मास था, अब इतना मास है, मास कम हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है इसका मतलब लॉ क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट क्रिटिक ऑफ द स्टूडेंट्स कंक्लूजन, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको उसका क्रिटिक बताओ। ऑप्शन 1 देखते हैं, स्टूडेंट फेल्स टू अकाउंट फॉर द 0.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर दैट एस्केप इनटू द एयर, ये कह रहा है कि 0.7 ग्राम की जो वाटर है वेपर की फॉर्म में एस्केप हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम बताओ कैसा है, चेक कर लो, इसमें से इसको माइनस करके देखो, देखो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, इस फॉर्मूले में वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हीट करने पे वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए होंगे। तो 5 में से माइनस किया 4.3 को 0.7, हाँ सर यही रीज़न है, तो आंसर ये। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसको अपन थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। द एलओसीएम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली अप्लाइज टू द ओपन सिस्टम नॉट क्लोज सिस्टम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपन क्लोज दोनों के लिए वैलिड है। एलओसीएम ओनली अप्लाइज टू कंबसन नॉट डिहाइड्रेशन, नहीं सब टाइप की रिएक्शन के लिए वैलिड है। अच्छा स्टडी की थी कंबसन के बेस पे, लेकिन वैलिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो या कोई भी और टाइप की रिएक्शन हो, सबके लिए वैलिड है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मास इज डेस्ट्रॉयड बिकॉज द सॉलिड हैज चेंज इट्स केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म चेंज करने से डेस्ट्रॉय नहीं होगा, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है तो डेस्ट्रॉय हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आंसर मिल गया इसका। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2, देन डिटरमाइन वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन, देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इजी है, ऑलमोस्ट सब बच्चे कर देंगे, लेकिन आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। बताओ क्यों? क्योंकि बॉसों को इसका मतलब नहीं पता सर 1 क्विंटल कितना होता है। आंसर तुम निकाल दोगे सर, 10 में से उसको माइनस कर दिया 4.4 को, 5.6 आ गया होगा, आंसर 5.6 ग्राम आया तुम्हारा, लेकिन आंसर ग्राम में नहीं चाहिए, इसको किस में चाहिए, क्विंटल में। तो यूनिट कन्वर्जन भी तुम्हें आना चाहिए। चलो अभी बता रहे तो मैं जल्दी से, आंसर क्विंटल में कैसे निकालना है। तो पहले तो अपन ये रिएक्शन अपन को पता है ही है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 फॉर्म होता है। तो मास ऑफ CO2 कितना आया, डायरेक्टली अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मास ऑफ CO2 फॉर्म दैट विल बी 10 माइनस 4.4, कितना आ गया 5.6 ग्राम, कितना आ रहा है 5.6 ग्राम। ठीक है सर, मास चाहिए क्विंटल के अंदर, तो पहले एक काम करो, इस ग्राम को केजी में चेंज करो, तो ये जो 5.6 डिवाइड बाय कर दो 1000, तो ये अब हो गया किलोग्राम में, केजी। ठीक है सर, केजी नहीं मुझे चाहिए क्विंटल में, तो जो 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल होता है वो होता है 100 kg। तो क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड कर दो 100 से, और डिवाइड बाय 100, अब आ गया ये क्विंटल के अंदर। तो अगर आंसर लिखना होगा तो क्या आंसर मार्क करेंगे, 5.6 इंटू 10⁻³ और 2 5 माइनस 5 क्विंटल। समझ गए? तो यहाँ तक सब बच्चा कर लेगा, लेकिन अब कन्वर्जन नहीं पता तो फिर बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे, और तुक्का मारोगे तो मोस्टली तुक्का गलत ही होता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो अगर तुम्हें आ रहा है तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉपर जेई वाला क्वेश्चन है, जेई के लेवल का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किए थे वो तो एनटीए के लेवल के थे, टाइम पास वाले क्वेश्चन। ये एकदम प्रॉपर जेई का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो तुम। वीडियो रोक दो, एक बार वीडियो पॉज करो, 2 मिनट लगाओ, फिर भी मैं कर रहा हूँ उसका आंसर देखना, ठीक है? वीडियो रोक दो ईमानदारी से। चलो यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ। 0.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब सर कोई हाइड्रोकार्बन है। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर इसमें 2 वर्ड है, एक तो लिखा हाइड्रो, एक लिखा कार्बन, इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है,
द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, ये हाइड्रोकार्बन है, क्या करना है इसको, ऑन कंप्लीट कंबशन मतलब O2 से रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट विद O2। तो सर ये अगर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन की जब O2 से रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है H2O, और इसी कार्बन की जब O2 से रिएक्ट करते हैं और वर्ड लिखा है कंप्लीट कंबशन, इसका मतलब CO2 बनेगा। सुनना जरा ध्यान से, C की O2 से रिएक्शन करने पे CO2 भी बनता है, C की O2 से रिएक्शन करने पे CO भी बनता है इन जनरल कंबशन रिएक्शन में, ये दोनों कंबशन रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट वाली है वो तो है कंप्लीट कंबशन, ये है इनकम्प्लीट कंबशन, दोनों के दोनों क्या है, कंबशन रिएक्शन है। तब तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगाना पड़ेगा कि रिएक्शन के अंदर CO2 बनाना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो वो क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता है, बस तुम्हें थोड़ा अवेयर रहना उसके लिए। तो कंप्लीट कंबशन बोला, इसका मतलब मैं CO2 बनाऊंगा, हालांकि इन जनरल CO2 ही बनाते हैं अपन, इन जनरल। ठीक है, आगे चले। तो सर ये H2O CO2 बन गया सर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन को लिखते हैं अपन ऐसे है, C के X मॉलिक्यूल मतलब X एटम और H के Y एटम, इन जनरल ये होता है लिखने का तरीका हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, दो टाइप के एटम होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये 0.66 ग्राम था। अब तुमने क्या किया होगा देखना, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, सर ये 0.66 ग्राम दे रखा है, ठीक है आगे चलना। ऑक्सीजन के 1.32 ग्राम ऑफ CO2, ऑक्सीजन के 1.32 ग्राम, ये सर 1.32 ग्राम दिया हुआ है, एंड 2.7 ग्राम दे रखा है ये। तो सर प्रोडक्ट का मास पता है अपने को, और रिएक्टेंट में इसका मास पता है, एक काम करते हैं मास ऑफ O2 निकाल देते हैं। मास ऑफ O2 कैसे निकाला होगा सर, उन दोनों को सम किया होगा, 2.7 प्लस 1.32 इतना ही है, हाँ, माइनस 0.66, क्योंकि इन दोनों का मास इन दोनों के मास के इक्वल रहता है, यही तो था। तो सर ये तो आया अपने पास में कितना, 2 7 10, यही हो गया 4.02 माइनस 0.66, तो ये कितना आ गया अपने पास में, ये आ रहा है मेरे 6 6 12 6 7 8 9 10, हाँ ये आया ऑक्सीजन। अब क्या किया होगा तुमने, लेफ्ट हैंड साइड का मास निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये दोनों, तो ये 0.66 और ये कितना आया अभी 3.36, तो 0.36 प्लस 3.36 यही लिखा है, इधर गड़बड़ कर दी, 0.66 प्लस 3.36 कितना हो गया ये 4.02। राइट हैंड साइड का मास कितना आया सर, राइट हैंड साइड में इन दोनों का मास का सम किया होगा, कितना आ गया 4 पॉइंट, और बाद में लिख दिया होगा हैंस प्रूव्ड। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही किया है कि सर लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है, यही लग रहा है। तो ये जो किया है वो पूरी तरह गलत है। गलती क्या करो पता है, सुनो इधर, भाई तुम्हें ये चेक करने का बोला है कि ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं है, ये जो डेटा दिया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले से इसको इक्वल करके फाइंड कर रहे हो इसका मास। भाई जो तुमने O2 का मास निकाला वो कैसे निकाला, इन दोनों के मास को इसके मास के इक्वल करके निकाला, मतलब तुम पहले से मान रहे हो कि हाँ ये इक्वल है और फिर बोल रहे हो कि इक्वल है, ये क्या बात हुई। तुम्हें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि इक्वल है, ये तरीका क्या है, पूरी तरह रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना होता। तो सर कैसे करें, इसमें तो इसका मास ही नहीं दिया हुआ, यही तो क्वेश्चन है, इसलिए तो स्टार मार्क किया मैंने यहाँ पे, कि जब तुम में से बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसी एक का मास ही नहीं पता, तब भी तुम्हें वेरीफाई करना है ये, इसीलिए इसको अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने। आप कैसे करें सर बताओ, याद है को बताता हूँ मैं तुम्हें। तो रिएक्शन तो वही है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर और CO2 बन रहा है। अब सुनना तरीका बता दो। अच्छा, मैं अगर ऐसे कैसे भी करके ये पता कर लूँ कि इधर कार्बन का मास कितना है, उतना ही कार्बन का मास अगर इधर आ जाए मेरे पास, एक चीज, दूसरा इधर हाइड्रोजन का जो मास है वही उधर आ जाए, या मैं ऐसे बोलूँ
कि इधर हाइड्रो और हाइड्रोजन और कार्बन का मास इसके हाइड्रोजन और कार्बन के मास के इक्वल आ जाए अगर, तो हो जाएगा वेरीफाई। हेलो, सुनो वापिस। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और कार्बन का मिला के मास निकालूं मैं, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और कार्बन का मिला के मास निकालो। अगर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोकार्बन का मास प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन और कार्बन के मास के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, यही करने वाले हैं अपन। कैसे करना है वो देखो, बता रहा हूँ तुम्हें। तो सर ये हाइड्रोकार्बन था, यहाँ पे O2 से रिएक्ट कर रहा था, H2O बना रहा था और CO2 बना रहा था। सर ये था 0.66 ग्राम। बाकी कौन था ये? सर वाटर बन रहा था अपने पास 2.7 और ये 1.32। 2.7 1.32 यही है, 2.7 और 1.32। ठीक है, तरीका सुनना ध्यान से, पूरा फोकस यही पे होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मुझे हाइड्रोकार्बन का या तो पहले से पता है, मुझे इसमें से पता करना हाइड्रोजन कितना है, इसमें पता करना कार्बन कितना, दोनों का अगर मैं सम करूँ और वो सम करने पे 0.66 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तब वाटर की बात कर दो, याद देखना। इन वाटर इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उससे पहले भी, उसमें मैंने बताया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताया था। तो बताओ वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, बताओ जल्दी से। तो हाइड्रोजन को लिखा था 1H1, ऑक्सीजन को लिखा था 8O16, यही लिखा था। CO2 में कार्बन को लिखते हैं अपन 6C12, ये था। तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16। सुनना इधर, तो इसका मतलब इस H2O के अंदर एक का मास एक, तो H2 है तो 2 ग्राम तो हाइड्रोजन, एंड O कितना, O है 16, तो टोटल है वो ये 18 ग्राम है। H2O का टोटल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मास कितना 2, हाइड्रोजन की वजह से 2 टाइम्स 1 और O की वजह से 16, 18 आ गया। तो इस 18 में से ये बताओ H कितना है, सर 2 है। पूरा 18 है, उस 18 में से H कितना है 2, इतने देखना। CO2, कार्बन का मास कितना 12 प्लस O2, एक O का मास होता 16, 16 का डबल 32, तो जो पूरा हो गया 44, 32 प्लस 12 44। उस 44 में से कार्बन कितना है 12। अभी सुनना, ये अगर 18 ग्राम टोटल है तो उस 18 ग्राम के रेस्पेक्ट में H कितना आएगा, 2 ग्राम आएगा। ठीक, ये टोटल कितना आएगा ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो 44 के रेस्पेक्ट में कितना है ये 12। अब मैं बाकी मिटा रहा हूँ, ये जो काम का वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इन वाटर सिंस 18 ग्राम H2O contains 2 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, 18 ग्राम में तो ये था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.7 होने पे कितना आएगा, देयरफॉर 2.7 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन। तो सर यूनिटरी मेथड है तो ये 2 ऊपर आएगा, यहाँ का लिखा हुआ 18 नीचे जाएगा, इनटू वो ये जाएगा नंबर मल्टीप्लाई में 2.7, इतने ग्राम आएगा हाइड्रोजन। अच्छा एक काम करो सर, पॉइंट रहा यहाँ से, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा। अच्छा कटने की खुशबू आ रही है, तुम क्या बताओ किससे कट रहा है। सर ये 2 से उड़ा दो पहले तो इसको, 2 से ये काट दिया 9, सर 9 से ये कट रहा है 27, कितनी बार 3 टाइम्स। सर ये 3/10 कितना हो गया 0.3 ग्राम, तो ये आ गया अपने पास 0.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वाटर के अंदर जो 2.7 ग्राम है उस 2.7 में से हाइड्रोजन कितना है 0.3 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से वो निकालते हैं अपन क्या, कार्बन। इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था मास कितना 44 था, सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना था, वापस देखो इधर, इधर देखो, CO2 था 12 प्लस 32 दैट इज 44, और H2O कितना था 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 में से 12 ग्राम क्या है कार्बन है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन,
44 में तो 12 है। अब बताओ यहाँ पे कितना इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे CO2 कितना है 1.32 ग्राम। देयरफॉर 1.32 ग्राम ऑफ CO2 विल कंटेन्स, तो सर ये वाला नंबर ऊपर आएगा, 44 आएगा डिवाइड में, और ये 1.32 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इतने ग्राम आएगा कार्बन। सर एक काम करो, यहाँ से पॉइंट को हटा दो, तो नीचे आ गया 100। सर कटने की खुशबू आ रही है, सुन के बताओ आ रही है? पहले 4 से काट ले, 4 से काटा 3, 4 से ये 11। सर ये 11 से कट रहा है, सुन के बताओ, 11 से ये कट रहा है पूरा, क्या 132, कितने 11 बन जाए 11, और बाद में आ जाएगा 2, तो ऊपर बच गया 3, यहाँ बच गया 12, तो 3 इंटू 12 36, 36/100 कितना हो गया 0.36 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.36 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन इन प्रोडक्ट, दोनों में मिला के हाइड्रोजन और कार्बन का मास। सर ये तो था 0.3, ये था 0.36, तो 0.3 प्लस 0.36 ये कितना हो गया 0.66 ग्राम। दैट इज, यही किसके इक्वल है, इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हो गया हैंस वेरीफाइड, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे क्वेश्चन में ये तरीका होता है, समझ गए? इस तरह से पूरा फाइंड किया जाता है, ये पूरा है। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में जाता हूँ। हो गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। ये दो रिएक्टेंट दिए, 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, ये तुम्हें करना है अभी। अभी करके मुझे इसका आंसर कमेंट कर देना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका तो फॉर्मूला मेरे को पता ही नहीं है, इसका तो पता, इसका नहीं पता, उसका नहीं पता। तो उसके लिए तुम्हें कल वाली क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी। कल वाली क्लास में जब आयंस कैटायंस एनायन पढ़ा है, उसमें ये पूरा बता रखा है कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी तुम कर दो, बहुत ही ईजी है, अभी के लिए तुम्हें अभी अभी करना है। फिर अपन मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके अंदर। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रपोर्शन। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या बोलता था, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, समझना इसको। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये कह रहा है कोई तुम्हें कंपाउंड दिया है, तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक गिवन प्रोपोर्शन के अंदर ही रहेंगे, 1:2, 2:7, 1:8, 3:12, जो भी हो। तो किसी कंपाउंड के अंदर जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का, वो हमेशा वेट में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए, वो कभी नहीं होगा। इसको एक तरह से और लिखा है, ये देखो यहाँ से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी की गई है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी से बेटर डेफिनेशन मिलेगी नहीं कहीं पे, क्योंकि जो एग्जाम में जो लैंग्वेज यूज़ करेगा ऐसी कैसे उठा के यूज़ करेगा एनटीए वाला। तो इसलिए जब पता है कि यही लैंग्वेज यूज आने वाली है, तो इन्हीं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन को प्रिपेयर करना है, ताकि क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए अपने को, ठीक है? ये भी एनसीईआरटी में से उठाई है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ये कह रहा है सोर्स कौन है वो फर्क नहीं पड़ता। अ गिवन कंपाउंड, कोई जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। सेम चीज यहाँ पे बोला है। तो किसी कंपाउंड को तुमने किस सोर्स से प्रोड्यूस किया है वो मैटर ही नहीं करता, हमेशा उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा मास का वो सेम रहेगा, ठीक है? एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। अपन एग्जाम्पल समझते हैं इसको, चिंता मत करो, एग्जाम्पल से बता रहा तुम्हें क्या कहना चाह रहे। जैसे वाटर है, वाटर को कैसे लिखते हैं अपन, किसी वाटर को तो लिखते हैं अपन H2O, ऐसे लिखते हैं। तो अपन इसका मास ऐसे निकालते हैं। तो वाटर में बताओ हाइड्रोजन का मास कितना आएगा। सर एक एटम का मास तो होता है एक, यहाँ पे एटम है दो, तो हाइड्रोजन का मास आ गया दो, ठीक है सर। ऑक्सीजन का मास सर अभी जस्ट पीछे बताया था आपने, एक एटम का कितना होता है 16,
तो ये है रेशियो 2:16। इसको कट कर लो, कट रहा है, और लोगों को काटने में ज़्यादा मज़ा आता है। 1:8। तो ये क्या आ गया, मास रेशियो वाटर का 1:8 है। अब ये वाटर के अंदर 1:8 ही रहेगा। पीछे से कुछ लिखा था यहाँ पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स कैसा भी हो रेशियो ये रहने वाला है। सर क्या मतलब, आप सुनना इधर, जैसे ये वाटर है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, जैसे H2O है। अब ये जो H2O है उसको मैं अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन कर रहा हूँ। मान लो तुम बीच पे गए सी के वहाँ पे, और तुमने वहाँ से वाटर ऑब्टेन किया, उसको प्योरीफाई किया, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। सी वाटर लिया, उसको तुमने प्योर करने के बाद में, तो सी वाटर के अंदर भी तुम अगर रेशियो निकालोगे वाटर का, सॉल्ट और इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना आएगा, 1:8 आएगा। तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है टैप वाटर, उस टैप वाटर में इम्प्योरिटी काउंट नहीं कर रहा मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, वो तो इम्प्योरिटी अलग से है। तो वाटर में जो एच और ओ का रेशियो निकालोगे वो भी क्या आएगा, 1:8 ही आएगा। मान लो बारिश हुई, बारिश में ऊपर से पानी आ रहा है, टिप टिप बरसा पानी, रेन वाटर रेशियो क्या आएगा, 1:8। या मान लो लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी, तो वो चुल्लू भर पानी लो, उसमें भी रेशियो क्या आएगा, 1:8। या तुम लैब के अंदर बना दो केमिकल रिएक्शन करा के, तो कोई भी सोर्स हो, वाटर में जो रेशियो आएगा एच और ओ का मास का रेशियो, वो 1:8 ही रहेगा। इसका मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा, 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में 8 ग्राम ही होगा। कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी ऑप्टेन करो, इररेस्पेक्टिव। समझ गए, ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के जो मास का रेशियो वो फिक्स रहता है, सिंपल चीज़ नहीं चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है, उससे पहले एक पॉइंट लिख रखा है, हाँ लिमिटेशन लिखी है इसकी। ये भी कुछ जगह फेल हो जाता है, कब कब, दो जगह। एक तो आइसोटॉप वाले केस में ये फेल हो जाएगा, और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड के अंदर ये लॉ फेल हो जाता है। बस समझाता हूँ मैं, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप्स एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखना, जैसे आइसोटॉप है कोई, तो आइसोटॉप में मास का रेशियो सेम नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, चिंता क्यों करते हो। एक H2 है और दूसरा भी H2 है। ये O तो लिया मैंने O16 वाला नॉर्मल ऑक्सीजन का एटम, ये O लिया मैंने O18 ऑक्सीजन का आइसोटॉप 18 यूज किया मैंने। अच्छा आइसोटॉप क्या होते हैं, कल भी आया था, जिनका मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। इसमें बताओ H और O का रेशियो क्या आएगा। सर यहाँ पे तो आएगा 2:16, दैट इज 1:8, ये आएगा। सर इसके अंदर बताओ, इसके अंदर रेशियो क्या आएगा H और O का। सर यहाँ पे 2:, ये आएगा 18, तो ये क्या बन गया 1:9। तो ये 1:8 था, अब कितना बन गया 1:9। तो इसका मतलब किसी कंपाउंड के अंदर आइसोटॉप यूज हुए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, इन केस ऑफ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है 2:1 है, ये 2:1 है। जैसे CO2 क्या 1:2 है। इनको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक या स्टोइसियोमेट्री, कुछ लोग बोलते हैं सर से बोलो स्टोइसियोमेट्री बोलो, हाँ ठीक है स्टोइसियोमेट्री। तो ये 1:2 है कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो। इधर क्या होता है कि ये 1:2 इंटीजर वाला नंबर नहीं आता, कुछ पॉइंट में आ जाता है, डेसिमल वाला कुछ पार्ट, तो इनके लिए वर्ड आता है ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए Fe 0.95O, क्या लिखा मैंने 0.95O। सर ये तो ये क्या चीज़ है, यही वो चीज़ है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। पॉइंट में आ जाए, वेनेडियम के ऑक्साइड है, डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड है जो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ये अभी टॉपिक नहीं है पढ़ने का, इसका टॉपिक आगे तो बताऊंगा तुम्हें। अभी तो क्या याद रखना है कि हाँ इसकी लिमिटेशन है ये, तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटॉप वाले केस में, और ऐसे डेसिमल वाले कोई पॉइंट जिसमें फ्रैक्शन दिख रहा है या डेसिमल दिख रहा है, वहाँ पे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यार रेशियो अजीब आएगा अब तुम्हारा, अब 1:2 नहीं आएगा। अच्छा अगर ये लिखा होता है FeO,
तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट 1:1 में कनेक्टेड है, एक Fe का एटम है, एक O का एटम है, लेकिन यहाँ ऊपर लिखा वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, आगे चलें। अब एक और पॉइंट लिखे यहाँ पे, द कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर तुम इस लॉ को उल्टा कर दोगे तो हमेशा वैलिड नहीं है कि सही होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल समझाता मैं तुम्हें। एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो। अब तुम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो सेम रेशियो में, येट स्टिल फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन फिर भी डिफरेंट कंपाउंड बन सकता है, बनता भी है। अच्छा, लॉ क्या कह रहा था कि कोई भी एक कंपाउंड है उसमें मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये रहेगा। जैसे H और O का रेशियो था 1:8। अच्छा, अब मैं अगर इनको मिला दूं, इनको मिला के कंपाउंड बनाओ, देखना एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बना रहा हूं, तो अब जो कंपाउंड बनेगा हमेशा वो का वो बने जरूरी नहीं है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं उसी रेशियो से। मतलब 1:8 को मैं मिला रहा हूँ तो उसी 1:8 के मिलने से अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। ये इसका कन्वर्स की बात कर रहे हैं। कैसे समझना, जैसे मैंने C और H को मिलाया 4:10 में, 4 कार्बन के आइटम के लिए, 10 हाइड्रोजन के आइटम के लिए, तो इससे दो तरह कंपाउंड बने। सर फॉर्मूला C4H10, हाँ फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि 4:10 है। एक तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन लाइन से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक चेन बन गई है, साइड चेन निकली हुई है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। सेम रेशियो में कनेक्ट करने के बाद भी डिफरेंट कंपाउंड ऑब्वियसली बनते हैं। तो इसलिए कन्वर्स हमेशा सही नहीं है। हाँ, कभी कभी एक ही कंपाउंड बनेगा, तो जब एक ही कंपाउंड बन रहा है तो सही है। अलग एक से ज़्यादा वैरायटी बन रही है तो कन्वर्स हमेशा ट्रू जरूरी नहीं है। और एग्जांपल देखो, ये तुम जानते हो C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का भी है और फ्रक्टोज का भी है। दोनों के अंदर रेशियो क्या है, 6:12:6 है, 6:12:6, लेकिन दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया 2:6:1 में, दो तरह कंपाउंड बन गए। एक तो बना C2H5OH, एक बना CH3OH। एक तो इथेनॉल है वही, और एक ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। तो कन्वर्स हमेशा वैलिड नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चले। तो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं अपन जरा। एक क्वेश्चन मैं कर ले तो बाद में तुम कर ही लोगे। वैसे क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बस तुम्हें पैटर्न समझना है। अभी प्रैक्टिस हम खूब सारी करेंगे ताकि तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि तुम्हें लगे हाँ सर केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ईजी है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या कहता है, 4 ग्राम ऑफ कॉपर। चलो एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं, यहाँ पे लिख के थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंट 1, 4 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कॉपर कितना, 4 ग्राम। ठीक है सर। रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू इल्ड, ये O2 से रिएक्ट कर रहा है। 5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अब ये बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। अब वो CuO है या Cu2 मेरे को नहीं पता, मैं तो नाम लिख देता हूँ। मुझे पता भी नहीं करना क्या था वो, मुझे कितना बना ये पता है कि कॉपर ऑक्साइड है 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट एक और है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। 1.6 ग्राम ऑफ कॉपर, इसके अंदर कॉपर है 1.6 ग्राम। हीटेड इन द स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया होगा। गिव्स 2 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यह बन रहा है कॉपर ऑक्साइड कितना, 2 ग्राम। सो दैट दिस डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, LOC मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ईच केस। दोनों में कॉपर का परसेंट निकालो, अगर सेम आ गया तो इसका मतलब लॉ वैलिड है। यही तो है। सर ये कॉपर था 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है वो नहीं पता। अब वर्ड को सुनना, ये वर्ड लिखा कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताओ। कॉपर ऑक्साइड में कौन कौन से होंगे, सर दो ही तो होंगे, एक कॉपर होगा एक ऑक्सीजन होगा। तो इस 5 ग्राम के अंदर देखना, इस 5 ग्राम के अंदर कॉपर कितना है और ऑक्सीजन कितना है बताओ। सर कैसे बताए भाई, यहाँ पे अगर 4 ग्राम था तो वही 4 ग्राम यहाँ पहुंचा होगा ना कॉपर। अगर कॉपर यहाँ बच गया होता तो बता देता तो अपने को कि हाँ कॉपर रिमेनिंग है। तो ये 4 ग्राम वही कभी पहुंच गया, इसका मतलब कॉपर तो 4 ग्राम है इस 5 में से। टोटल 5 ग्राम, तो उसमें से 5 में से 4 तो का आया कॉपर। तो सर ऑक्सीजन कितना है रिमेनिंग, 1 ग्राम आया होगा ये समझ में आया कि नहीं आया, वापिस सुन लो। कॉपर ऑक्साइड का मतलब दो चीजें, एक कॉपर है एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो कॉपर था वही तो वहां चला गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 ग्राम है तो यहाँ पे कितना आया होगा कॉपर, 4 ग्राम ही आया होगा, वो लिख दिया मैंने। टोटल 5 ग्राम है, टोटल में से 4 ग्राम कॉपर है, तो 1 ग्राम क्या होगा,
ऑक्सीजन। ठीक, इधर देखते हैं, इधर देखो जरा, ये भी कौन है सर, कॉपर ऑक्साइड है। इसका मतलब कॉपर ऑक्सीजन दो चीज़ें होगी यहाँ पे, दो तरह के आइटम होंगे, कॉपर के होंगे और ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है सर, यहाँ पे कॉपर कितना होगा, जितना पहले से था। अगर यहाँ 1.6 ग्राम है, वही तो वहाँ पहुंचा होगा। तो सर इसके अंदर कॉपर कितना, 1.6 ग्राम। तो सर ऑक्सीजन कितना, सर टोटल है 2 ग्राम, उसमें से कॉपर है 1.6 ग्राम, तो मैं 2 में से 1.6 को माइनस कर दूंगा, कितना आएगा सर, आएगा 0.4 ग्राम, यही तो आएगा। अब अपन निकाल देते हैं मास रेशियो। अगर दोनों का मास रेशियो सेम आ गया तो इसका मतलब ये लो वैलिड है, या परसेंटेज निकाल देंगे, बात तो एक ही है। मैं निकालता हूँ यहाँ पे मास रेशियो, कॉपर का ऑक्सीजन से। सर कॉपर है यहाँ पे 4, ऑक्सीजन है 1, तो ये आ गया रेशियो सर। ठीक है, तू चल ऊपर भाई। हाँ, इसके अंदर निकालो सर मास रेशियो। तो सर इसके अंदर कॉपर कितना है और ऑक्सीजन कितना है, वो लिख देते हैं। सर इसमें कॉपर है 1.6, ऑक्सीजन है 0.4। सर ये तो पॉइंट में आ रहा है, क्या करें, एक काम करो, 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है, हाँ काट दो। दोनों का पहले पॉइंट को हटा दो। सर यहाँ का पॉइंट हट गया तो ये बन गया 16, ये हट गया, पॉइंट हट गया, बन गया 4। ऐसा माना दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, 16 बन गया, 4 बन गया। क्या 4 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, कितना, 4:1। इसको अपन थोड़ा सा जगह बनाने के लिए छोटा कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तुम्हें दिख तो जाएगा वैसे भी। कितना आ गया ये, 4:1। सर जो रेशियो यहाँ पे आया वही रेशियो यहाँ पे आया, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है। ठीक है, और सर ये तो पूछ रहे परसेंटेज बताओ, परसेंटेज पता करो दोनों के अंदर। देखो आंसर तो अपना आ गया, वेरीफाई करना तो वेरीफाई हो गया, परसेंटेज निकालो या मत निकालो, बट इसने कह दिया तो वो भी सीख लेते हैं अपन। तो बताओ इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं, यहीं पे निकाल ले, ताकि ये वाला पार्ट यहाँ रह जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इसे लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर। देखो जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जैसे कॉपर 4 को ऊपर रखा मैंने, डिवाइड बाय लिखते हैं टोटल, टोटल 4 और 1, मतलब टोटल हो गया 5 इंटू 100। दो चीज़ें थी, जिसका परसेंटेज निकाला उसको ऊपर रखना है, दोनों का सम नीचे आएगा। तो सर ये तो हो गया 400/5, दैट इज 80%। सेम ये भी से उतना ही आएगा, जब लॉ वैलिड है तो अलग क्यों आएगा। अच्छा यहाँ से करोगे ऊपर से करो, बात तो वही है, क्योंकि रेशियो से हमारा है वही, 4/4 + 1 × 100, 80%। तो ये था, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। दो रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड में मेटल अलग कर दिया, ऑक्सीजन के दोनों का रेशियो निकाल दिया, वो का रेशियो यहाँ आ गया तो इसका मतलब लॉ आ गया। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं अपन कुछ। इसमें क्या है, 2.5 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन 1.53 ग्राम ऑफ क्लोरीन और सिंथेटिक सैंपल, दो अलग टाइप के हैं, उसमें भी इतना है अप्रोक्सीमेटली, व्हाट इज द मास परसेंट। चलो देख लो, एक को बता देता हूँ मैं, फिर तुम कर देना। पहले वाले के अंदर NaCl की बात करते हैं, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा। इसमें एक तो होगा Na, एक होगा Cl। अच्छा पूरा सैंपल कितना है, पूरा सैंपल है सर 2.5 ग्राम। तो इस 2.5 ग्राम में सोडियम कितना होगा, सर नहीं पता। ये पता है क्लोरीन कितना, ये पता है 1.53 ग्राम है क्लोरीन। सर क्लोरीन कितना वो पता है 1.53 ग्राम। तो सोडियम कितना होगा। सर जब आपको पता है कि पूरे का मास इतना है, पूरे में दो चीज़ें हैं, एक सोडियम एक क्लोराइड, तो अगर Cl का मास इतना है तो एक काम करो, इसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ ये होगा। तो 2.5 में से ये ऐसे माइनस करते हैं, 1.53 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 7, ये बोरो ले लिया 9, 0, तो ये आ गया 0.97, इतने ग्राम आ रहा है ये। ठीक है, सिंथेटिक सैंपल उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये दूसरा सैंपल है सिंथेटिक सैंपल NaCl, वेइंग 3.2 ग्राम, इसका वेट दिया है 3.2 ग्राम, कंटेन 1.96 ग्राम ऑफ Cl, इसके अंदर Na अलग करते हैं Cl अलग करते हैं, इसके अंदर है 1.96 ग्राम Cl।
इसको भी जी को हटा देते हैं वरना ग्राम मिक्स हो जाएगा। 1.96। सर इसमें पता सोडियम कितना है? सर टोटल में से Cl को माइनस कर दो, करो माइनस। तो 3.2 ग्राम था, माइनस 1.96 कितना आएगा? 1.24 इतना आ रहा है मेरे। ठीक। क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सोडियम इन द सैंपल्स। इन दोनों सैंपल के अंदर सोडियम का परसेंटेज कितना है? सर ये तो बहुत ईजी है, परसेंटेज निकालना तो आता है अपने को, अभी अब जस्ट सीख लिया। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो जिसका मास निकालना उसको ऊपर रख देंगे 0.97 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 2.5 इंटू 100, ये आएगा तुम्हारा आंसर। सर इसमें पूछे तो परसेंटेज ऑफ सोडियम, जिसका मास पूछे उसको ऊपर रखना है, टोटल मास नीचे आ जाएगा, इंटू क्या करना है? 100। सर ये तो ऐसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? करनी नहीं होती है, जस्ट ऑब्जर्व करना होता है ऑप्शन को। देखो कैसे करना है, तरीका समझना। अच्छा ये ऊपर 0.97 है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ अप्रोक्सीमेशन कैसे करते, देखना इधर। 0.97 है, 1 के आसपास है, 1 के आसपास है, ठीक है। ये कितना है? 2.5। ये 0.97 1 के आसपास है, ये है 2.5। तो एक काम करो, 2.5 से 100 कट करो। अरे 2.5 से 100 कट करो, एक काम को, चलो एक यहाँ से हटा दो एक बार जीरो, एक जीरो और आ गया यहाँ पे, इंटू 10 हो गया। 25 से इसको काट लो, ऊपर तो 1 है, 25 से कट रहा है, कितना आएगा? 40 समथिंग आएगा। लेकिन ये 1 से थोड़ा कम था, तो 40 थोड़ा सा कम आएगा। कोई ऑप्शन 40 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है ये आंसर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वापस सुन लो। भाई ये 0.97 को 1 मान लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है 1 के, 0.03 का डिफरेंस है। ये इसको 25 है, ये 1000 है, 1000/25 कितना होता है? 40 होता है। 40 इंटू 0.97, 40 इंटू 0.97 क्या होगा? 40 से थोड़ा सा कम होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा कम होगा, वो आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इधर क्या करना है, ये इनको ऑब्जर्व करो जरा। ये 1.24 है, ये 32 समथिंग है, 12 और ये 32, इसका कितने टाइम से? तुम चाहो तो हटा दो एक बार पॉइंट यहाँ से, चलो यहाँ से पॉइंट है, नीचे आ गया 100, एक पॉइंट हटाया यहाँ से, इधर आ गया कितना? 10। तो सर 100 तो पूरा उड़ा दिया आपने। ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, पहले काट लो, चलो 4 से। कितनी बार? 4 3 12 और 1, और 4 से कितना आ गया ये? 8, इतना ही है, 31/8। अगर ये 32 होता, सुनना, अगर ये 32 होता तो 8 से कट जाता, 32/8 कितना आ जाता? 4 आ जाता, अगर ये 32 होने पे। लेकिन थोड़ा सा कम है, तो ये 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 3.9 3.8। मान लो ये 3.9 है, तो 3.9 को 10 से मल्टीप्लाई, 39 है ऑप्शन, 39 के आसपास ये रहा। तो एग्जाम में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता, एग्जामिनर नहीं चाहता कि तुम खाली इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो चाहता कंसेप्ट तुम्हें अप्लाई करना आता है कि नहीं आता। दिक्कत मतलब ये तुम्हें अप्रोक्सीमेशन के तरीका मैं सिखाता रहूँगा, क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा। आगे चले, इसमें क्या क्वेश्चन है? 1 सैंपल ऑफ वाटर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड सैंपल में 1.5 ग्राम है, व्हाट इज द कांस्टेंट मास रेशियो, दोनों का रेशियो पूछा है। ये अभी कर दो जल्दी से, ये इजी क्वेश्चन है, अभी तुम कर लो इसको, क्योंकि बाद में क्या ना याद रहता नहीं अपने को, ये बेस्ट है कि अभी कर लो इसको। आगे चले, एक्सपेरिमेंट 1 3.5 ग्राम ऑफ एफ रिएक्ट विद एक्सेस सल्फर, तो इससे बन रहा है FeS। दूसरे में 2 ग्राम से 2 ग्राम सल्फर बन रहा है, यील्ड 3.14 ग्राम ऑफ FeS एंड लीविंग सम सल्फर अनरिएक्टेड, कुछ बच गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना, हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। मास रेशो पूछ रहा है, टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। फिर नेक्स्ट है 2.7 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड व्हेन रेजिड्यू यील्डिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटल, अनदर सैंपल ले रखा है 1.5 ग्राम का, हीट करने पे 1.75 बन रहा है। क्या पूछ रहा है अपन को? 1 ग्राम से कितना कंबाइन होगा दोनों में, चलो ये बता रहा था मैं तुम्हें। है तो ये भी इजी, पर थोड़ा सा अलग लग रहा है, लग रहा है नहीं। चलो ट्राई करते हैं। कोई मेटल ऑक्साइड है, कितना है? 2.7 ग्राम, वैन रेजिड्यू इल 2.17 ग्राम ऑफ मेटल रिड्यूस, सॉरी इसको रिड्यूस किया है,
अब किससे रिड्यूस किया है, क्या किया अपन को नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है इसके अंदर। मेटल कितना बन रहा है सर, 2.16 ग्राम मेटल बन रहा है। ठीक है। अनदर सैंपल है, दूसरा वाला सैंपल लेते हैं यहाँ पे। 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, अब की बार मेटल दिया है तुम्हें कितना, 1.5 ग्राम। व्हेन हीटेड इन एयर फॉर्म, एयर के साथ हीट किया है, प्लस एयर और गर्म कर दिया, फॉर्म 1.875 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड बना। मेटल का ऑक्साइड कितना बना ये, 1.875, इतने ग्राम। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस व्हेन 1 ग्राम ऑफ मेटल इन बोथ एक्सपेरिमेंट, मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइन होगा, 1 ग्राम से कितना कंबाइन होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, इधर देखना वर्ड है मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब मेटल मेरे को पता है। इधर देखना, वापिस सुन दो, इधर ध्यान सुनना, इसमें मेटल कितना है और ऑक्सीजन कितना है, वो लिख दो। तो सर मेटल जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे रहा होगा भाई, यहाँ जितना मेटल मिला है वो तो इससे ही मिला है, इसका मतलब अगर 2.16 ग्राम मेटल यहाँ पे है तो वो यहाँ से आया होगा। तो सर मेटल यहाँ पे है 2.16 ग्राम। तो सर ऑक्सीजन कितना होगा, सर टोटल पता है, मेटल पता है, माइनस कर देंगे अपन इसको, करो। तो सर 2.7, मैं अभी कर लेता हूँ इसको, उसमें से माइनस कर दिया 2.16 को, 2.7 है कि, हाँ 2.7 है, ठीक है। तो ये आ गया 4, ये हो गया 5, कितना 0.54, इतने ग्राम मेरे पास में यहाँ आ गया ऑक्सीजन। अब देखो सुन लो, उधर करो या नहीं करो फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं जिसमें लिखा है लॉ नॉट वैलिड, ऐसा कुछ केस तो है ही नहीं। तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है, किसी एक से भी काम हो जाएगा। अब यार रेशियो बताओ मुझे मेटल और ऑक्सीजन का। सर ये और ये अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो क्लोजली, तो सर इसका 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 0.54 का 4 टाइम्स ये लिखा हुआ, मतलब ये 4:1 है। क्या है, 4:1, मतलब ऑक्सीजन। अरे तुम मल्टीप्लाई कर देख लो, थोड़ा तो प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑब्जर्व हो जाएगा। हाँ सर ये 0.5 पे ये इसका डबल, मतलब 4 टाइम्स 2 दिख रहा है, तो ये 1:4 है, इसका मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन होने पे मेटल कितना होगा, 4 ग्राम। 1 ग्राम होने पे ये कितना होगा, 4 ग्राम। आंसर मिल गया अपने को। सर आंसर तो नहीं है, हाँ आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, 1 ग्राम मेटल से कितना बनेगा। अब सुनना इधर, अगर मेरे पास 4 ग्राम मेटल है तो ऑक्सीजन कितना बन रहा है, 1 ग्राम, 4 पे 1, अरे 4 पे 1 आ रहा है, 4 ग्राम मेटल पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 1 पे कितना आएगा, बोलो। 4 ग्राम से 1 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1/4। 1/4 कितना होता है, 0.25। ये हो गया आंसर। ठीक है, 4 से जब 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 1 का 1/4, 1/4, 0.25। अब तुम चाहो तो इससे भी ट्राई करो, एग्जैक्टली वही आएगा। ये जो किया है वो का वो यहाँ अप्लाई करो, मेटल ऑक्साइड ये रहा, इसमें से निकालो मेटल कितना है, यहाँ निकालो ऑक्सीजन कितना है। सर मेटल का कितना है, वो रहा 1.5, क्योंकि यहाँ था वही तो वहाँ पहुँचा होगा। सर ऑक्सीजन कितना है, इसमें से माइनस कर लो, 1.875 में से उसको माइनस करो, कितना आएगा, तो ये आएगा अपने पास, कर ही लो माइनस, पूरा ही कर लेता चलो मैं। तो 5, 7, ये हो गया कितना, 0.3, ये आ रहा है इतना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कि ये आ रहा है, अरे इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 4:1, बस तो वही चीज़ है। वो आना भी चाहिए जब पता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है, क्योंकि आइसोटॉप यहाँ पे है नहीं, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड यहाँ पे है नहीं, तो आंसर सेम आएगा। इसलिए किसी एक से सॉल्व करना होता है, दोनों से करने की जरूरत नहीं है। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ प्योर जिंक कंटेन दिस मच ऑफ हाइड्रोजन व्हेन reacted with acid, 10 gram of zinc copper alloy is reacted with the same acid and also produce this much gram of hydrogen। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो हो जाएगा। देखो तुम प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, अगर मैं सब क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, तुम नहीं सीखोगे। और जब यही क्वेश्चन तुम खुद करोगे, हो सकता है कहीं अटक जाओ, हो सकता है आंसर मैच नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना जरूरी है। अब तुम ट्राई नहीं करोगे, खाली बस ऐसे कि नहीं सर आप ही बता दो, सब क्वेश्चन आप कर दो, तो फिर उससे तुम्हारा सिलेक्शन होना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, नहीं आए तो कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या करना है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अभी इसका फोटो खींच लो।
ये क्वेश्चन क्या लिखा है, कार्बन है, बर्न किया है O2 के साथ में, अनरिएक्टेड O2 है, व्हाट इज द मास ऑफ कंबाइन विथ, ये भी ठीक क्वेश्चन है, हो जाएगा तुमसे। ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर, ठीक है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इधन ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मिस्टेक मत करना। ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े से कंसेप्चुअल, कंसेप्ट चेक करने के होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कि तुमने लॉ को सही से समझा है कि नहीं समझा, ये इस तरह क्वेश्चन है। ट्राई करो, तुम्हें करना है। ये वाला क्या क्वेश्चन है, FES परसेंटेज वेरी ऑफ 10 ग्राम आयरन सैंपल, ठीक है, ये बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो अलग होगा तो मैं बताऊंगा, जितना की कर रहे हो। अ सैंपल ऑफ आयरन वेइंग 10 ग्राम, ये एक आयरन सैंपल है, कितना, 10 ग्राम, कंप्लीटली कन्वर्टेड टू आयरन सल्फाइड, इसको कन्वर्ट किया FES के अंदर, ठीक है, विच वेट 14.3 ग्राम, 14.3 ग्राम, ठीक है। इट इज नोन दैट प्योर आयरन सल्फाइड इज ऑलवेज 63.5% आयरन बाय मास, परसेंटेज Fe बाय मास कितना है FES के अंदर, 63.5%, ठीक है, प्योरिटी दे रखी है। एज्यूम द इम्प्योरिटीज इन द आयरन डिड नॉट रिएक्ट, इसमें सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी होगी। 10 ग्राम सैंपल दिया, इसका मतलब प्योर आयरन नहीं है, क्योंकि प्योर आयरन का क्वेश्चन होता तो ये बोलता ही नहीं कि इतना ही है, इम्प्योरिटी वाला कुछ पार्ट आता ही नहीं, मतलब इसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है। और इम्प्योरिटी क्या कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है, अच्छी बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। परसेंटेज प्योरिटी मतलब इसमें कितने परसेंट आयरन है वो निकालना है। तो याद सुनना, FES जो 14.3% मिला है, उसके अंदर Fe कितना है, बोलो सर, 63.5%। यहाँ से देखना, मास ऑफ Fe, मास ऑफ Fe कितना, वो जो तुम्हें 14.3 मिल रहा है, इसका 63.5% है, वो है मास ऑफ Fe। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बोल रखा है परसेंटेज Fe बाय मास इन FES, इतने परसेंट उसमें प्रेजेंट है, तो इसका ये इतने परसेंट निकालो। कौन निकालेगा, तुम्हें निकालोगे कि मैं निकालूँ, चलो मैं कर लेता, चलो 635, उसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 143 से, तो 5 3 15, 1 9 10 1 18 9 2 1 25 5 3 6। देखो जल्दी कर रहा, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर लो, तुम देख करना। मेरे तो ये कुछ आ रहा है, अब पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो पॉइंट आ गया 908.05, और 2 जीरो यहाँ पे भी है, तो ये तो पहले इतना लिखा मैंने, डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया मेरे पास 9.08.05 ग्राम, इतना है। कितने परसेंट हुआ ये, बस तो आंसर आ गया, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 10 ग्राम Fe सैंपल, इतने ग्राम प्रेजेंट है आउट ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम में से इतना ग्राम Fe है, तो इसको ऊपर रख दो, तो 9.0805, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें, है न? 2 पॉइंट दिख रहे हैं कि एक ही दिख रहा है, रुक जाओ, वो गलती से 2 पॉइंट हो गए थे। तो जो सैंपल आया वो डिवाइड बाय 10 × 100, तो सर ये तो आ गया 90.805%। है क्या ऑप्शन, सर ये वाला ऑप्शन, किसी को अगर लग रहा होगा दोबारा वापस देख लो बैक करके, सिंपल क्वेश्चन है। 10 ग्राम में से इतने ग्राम FES बना, उसका इतने परसेंट 63.5% Fe है, तो वो Fe कहाँ पे था, इसमें था, वही से तो आया है, तो वो परसेंटेज निकाल दिया मैंने, ठीक है। आगे चले, ये क्या क्वेश्चन है, टू डिफरेंट कंपाउंड, हाँ ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तुमने लॉ ढंग से समझा है कि नहीं समझा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करना है अभी। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन वही है जो जेई पूछ रहा है, नीट पूछ रहा है, ठीक है, NTA का पैटर्न है, वही फॉलो कर रहे हैं अपन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो। क्वेश्चन ईजी आता है, बस बच्चा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये तुम्हें करना है अभी। ये क्या चीज़ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं मार्क कर रहा हूँ डबल स्टार,
ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको तुमने अगर कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे कंसेप्ट सब तरह से क्लियर है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस है, तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम करो, मजा आएगा तुम्हें। हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन मैच ही नहीं करे, जो तुम्हारा आंसर आएगा हो सकता है तुम्हारा मैच ही नहीं करे। इसको तुम्हें ट्राई करो। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर मिलेंगे अपन। तो रिवाइज करते रहना, प्रॉपर नोट्स बनाओ। राधे राधे।